Hello everyone, welcome to my channel from City of Gold, Ballarat. My name is Ali and I live in this beautiful town of Ballarat. So I'm back with another episode of Ballarat series. So in this episode I will be covering one of the public art walks along Sturt Street. So basically there are 4 public walks in Ballarat which anyone can take, and there are around 122 public artworks which are situated next to those walk trails. So in this episode there are around 26 sculpture or public artworks, and this walk is along Sturt Street. So it's hard to cover each and every public artwork in this one episode, so I will be making a 2-part episode. So in the first part we will be covering around 12 to 13 artworks, and in the next one I will cover the rest. So this walk is around 1 kilometers long, and it will take you approximately 1 to 1.5 hours, and the difficulty level of this walk is intermediate, so it's not a very difficult walk. Anyone can do this, but make sure that if it's a sunny day you are wearing your sunscreen and you have plenty of water and all the gear with you. इस पब्लिक आर्ट वॉक का ब्रोशर आपको बैलोरेट सिटी काउंसिल के टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से मिल जाएगा। इस पैम्फलेट में एक मैप है और एक नंबर्ड लिस्ट है उन सारे पब्लिक आर्ट वर्क्स की जो कि इस आर्ट वॉक में मौजूद हैं। तो ये क्वाइट हेल्पफुल है। अगर आप बैलोरेट को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ये पैम्फलेट लेना चाहिए। इस आर्ट वॉक का स्टार्ट हम करेंगे ड्रमंड स्ट्रीट और स्टर्ट स्ट्रीट के इंटरसेक्शन से फ्रॉम पब्लिक आर्ट नंबर 1। इस आर्ट वॉक में जो फर्स्ट आर्ट वर्क है उसको कहते हैं पीटरसन फाउंटेन। सो पीटरसन फाउंटेन एक बैलोरेट बिजनेसमैन थे, कार्स्टन हेनरिच पीटरसन। ये फाउंटेन जो है उनकी लेगेसी में से बना था। जब उनकी डेथ हो गई थी बैलोरेट बेस हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, और इनकी उम्र उस वक्त 85 ईयर्स ओल्ड थी। बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है। इसके ऊपर एक बर्ड है और बर्ड के नीचे एक बाउल टाइप है जिसके अंदर पानी आता होगा आई गेस। ये फाउंटेन जो है इस वक्त फंक्शनल नहीं है, और इस बर्ड के बिल्कुल नीचे फाउंटेन के टब के नीचे 4 और स्टॉक्स बने हुए हैं और उनके नीचे 4 ब्रॉन्ज फ्रॉक्स बने हुए हैं। बैलोरेट में इसी इंटरसेक्शन के ऊपर डेथ हुई थी। अगर मैं कैमरे से आप दूसरी साइड पे दिखाऊं तो आपको कुछ ब्रिक्स की जो है वो शॉप्स नज़र आ रही हैं। तो कहा जाता है ये पीटरसन जो था इसकी ये तीनों ब्रिक शॉप इसकी ओनरशिप में थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस फाउंटेन के बारे में। इस फाउंटेन की रेस्टोरेशन काफ़ी दफ़ा की जा चुकी है। फर्स्ट टाइम इसकी रेस्टोरेशन 1977 में हुई थी। इसके बाद फर्दर इसकी जो रेस्टोरेशन थी वो 1989 में हुई थी, जिसमें इसके ब्रॉन्ज फ्रॉक्स और कॉपर स्ट्रॉक को जो है वो रिप्लेस किया गया था, जो कि किसी ने चोरी कर लिया था और वो दोबारा कभी रिकवर नहीं हुआ। सेकंड स्ट्रोक को दोबारा किसी ने 3 अगस्त 1983 को चोरी कर लिया था, और जिसकी वजह से कि फर्दर रिपेयर वर्क हुआ था 1993 में। बैलोरेट बेस हॉस्पिटल की खूबसूरत हिस्टोरिकल बिल्डिंग आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रही होगी। अब मैं दूसरे पब्लिक आर्ट वर्क जो है उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो रास्ते में आपको जैसे मैंने बताया ये 2 पॉट्स आए हैं, दोनों लेफ़्ट और राइट पे। तो मैं पॉट का भी आपको विज़िट कराता हूँ। तो जैसे कि मैकडोनल्ड बिल्कुल सामने है और ये पॉट बना हुआ है, और पॉट में दरमियान में एक सेंटर टेबल है और इसकी दोनों साइडों पे एक बेंच बने हुए हैं लगता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है। तो स्कल्पचर के ऊपर जॉर्ज ट्रेलॉर को दिखाया गया है और उनके साथ एक छोटी सी बच्ची है जो कि किसी टेंट के ऊपर बैठी हुई है और उसके हाथ में कोई पॉट है। और ये जॉर्ज ट्रेलॉर की सर्विसेज के लिए डेडिकेट किया गया था। बेसिकली जो ट्रेलॉर थे उनको अपॉइंट किया जाता था लीग ऑफ नेशन में एज अ कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज़ इन ग्रीस इन 1922, जहाँ पे उन्होंने अपना सपोर्ट सर्विसेज दी थी लोगों को जो रेफ्यूजीज़ थे, जो डिस्प्लेस हो गए थे लोग। जब ऑटोमन एम्पायर का कोलैप्स हो रहा था तो इन्होंने उनको फूड दिया था, शेल्टर दिया था और बहुत सारी सपोर्ट सर्विसेज दी थी। और तकरीबन 1 लाख के करीब लोग थे जिनको ट्रेलॉर ने सपोर्ट किया था। तो इसके ऑनर में उनके लिए ये आर्ट वर्क डेडिकेट किया गया था, और आर्टिस्ट का नाम है लिज जॉनसन। जॉर्ज डिवाइन ट्रेलॉर 1884 में बैलोरेट में
पैदा हुए थे और इन्होंने एक करीबी कॉलेज सेंट पैट्रिक्स कॉलेज को अटेंड किया था। ट्रेलॉर ने अपना मिलिट्री कैरियर का जो स्टार्ट था वो ब्रिटिश आर्मी से स्टार्ट किया था जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में उनको ज्वाइन किया था, और उसके बाद उनकी फौरी ट्रांसफ़र हो गई थी एलीट कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स में, और उधर बहादुरी की वजह से डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर एंड मिलिट्री क्रॉस भी दिया गया था। ट्रेलॉर को लीग ऑफ नेशन में एज ए कमिश्नर अपॉइंट किया गया था 1922 में, जहाँ पे उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया था अपनी फैमिली के साथ, और इन्होंने और उनकी फैमिली ने सारे रेफ्यूजीज़ को फूड दिया था, एड दिए थी, और उन्होंने न्यू विलेजेस भी बनाए थे ताकि जब वहाँ पर आके रेफ्यूजीज़ रह सकें। इन्हीं एफ़र्ट की वजह से उन्होंने रेफ्यूजीज़ ने रिक्वेस्ट किया था कि उनका जो उनकी सर्विसेज है उनको ऑनर किया जाए, और उनके लिए ये स्टैचू बनाया गया था। मैं हूँ आर्ट वर्क नंबर 3 के सामने। इस आर्ट वर्क को कहते हैं मदर अर्थ, और ये 1952 में जॉर्ज एलन ने बनाया था। सो आइए इसके पास चलते हैं। जॉर्ज एलन जिन्होंने इस स्टैचू को बनाया है, उन्होंने इसको बनाने का जो कंपटीशन था वो 1949 में विन किया था अगेंस्ट अ लार्ज ग्रुप ऑफ हिज पीयर्स, और इसके बाद उन्होंने एक और कंपटीशन जीता था जिसकी वजह से उनको नेशनल वॉर मेमोरियल और जो कि श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस है उसको भी बनाने का अवार्ड इनको मिला था। फिर एलन का जो वर्क है आप इसको देखें तो वो बहुत ही सिंपलिस्टिक है और सिंबॉलिक है। तो वो बेसिकली बिलीव करते थे कि कम से कम डिटेल यूज़ किया जाए और कंपोजिशन की ज़्यादा से ज़्यादा उसको है वो स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। वो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है लेकिन उसके बावजूद ये अपना जो पर्पज़ है उसको सर्व कर रहा है। इस मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन की वजह से उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी फील करना पड़ता अमंग जनरल पब्लिक, लेकिन जो आर्टिस्ट कम्युनिटी थी वो उनके जो काम था उसे ओवरऑल सेटिस्फाइड। सो जो मेन स्टैचू है वो है एक फ़ीमेल फिगर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ को, और उसके फ्रंट और बैक साइड के ऊपर दो मेल आई गेस और मिनिएचर स्कल्पचर बनाए गए हैं जो कि बेसिकली दो पार्ट्स को शो करते हैं जो कि हैं एग्रीकल्चर और माइनिंग। सो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर और माइनिंग जो है वो दोनों मदर अर्थ की वजह से ही होती है। जिससे कि आपको पता है कि बैलराट बहुत ही ओल्ड और हिस्टोरिकल टाउन है, तो जहाँ पे भी आप जाएं वहाँ पे आपको कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग नज़र आ जाती है। तो मैं अभी उस पब्लिक आर्ट वॉक के सामने से गुजर रहा था तो मुझे अचानक एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ गई है जो कि 1859 में बनाई गई थी। तो मैं इसको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। तो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, कोई वॉच टावर है, आई डोंट नो इसका क्या पर्पज़ होगा, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो बैलराट जो है वो इस तरह की बिल्डिंग से भरा हुआ है। तो एक और बहुत ही खूबसूरत गार्डन बेड मेरे साथ साथ मौजूद है और इन दोनों के बीच में से वॉक कर रहा हूँ तो बहुत ही खूबसूरत और रिफ़्रेशिंग सीन है यहाँ पर। सो इस वॉक में बेसिकली आपने स्ट्रेट लाइन में चलते जाना है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड तक, तो ये बॉटम ऑफ स्टर्ट स्ट्रीट में जाकर इसका एंड होता है। तो बहुत ही खूबसूरत वॉक है और इसके आसपास भी आप व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं खूबसूरत बिल्डिंग्स के, और ये अगर मौसम अच्छा हो तो और ही खूबसूरत हो जाती है ये वॉक। आई होप अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। देयर इज़ लॉट ऑफ हिस्ट्री एम्बेडेड इन बैलराट। तो मुझे भी पहले इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं अब इन वीलॉग्स बना रहा हूँ मुझे खुद अंदाज़ा हो रहा है कि दिस टाउन इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री, एवरी कॉर्नर हैज़ सम हिस्ट्री। ओके, सो मैं नेक्स्ट आर्ट वॉक के सामने आ चुका हूँ और इसका जो नाम है इसको कहते हैं गोल्डन मेमोरियल है बेसिकली ये इसका नाम। इसको 1969 में रेमंड यूर्स ने बनाया था और ये एक ब्रॉन्ज़ का स्टैचू है। वो एक बहुत ही फेमस पोइट्स और हॉर्समैन थे एडम लिंडसे गॉर्डन, ये उनके लिए बनाया गया है। और जितने भी हॉर्सेस या म्यूल्स जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था, ये उन सब हॉर्सेस एंड म्यूल्स को भी डेडिकेट किया गया है। इस स्टैचू में जो हॉर्स दिखाया एक बैटल में जा रहा है और इसका नाम आई गेस चार्जर था। बहुत ही खूबसूरत एक और आर्ट वर्क है। सो बेसिकली ये बताता है कि ये लोग अपने इवन एनिमल्स के साथ कितना प्यार करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 में तकरीबन 958,600 के करीब हॉर्सेस एंड म्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि ऑस्ट्रेलियन शोर से गए थे और कभी दोबारा वापस नहीं आए। राइट, सो मैं नेक्स्ट आर्ट वर्क की तरफ जा रहा हूँ।
तो इस आर्ट वर्क की एक साइड पे खूबसूरत और पुराना चर्च है और इसके बैक लॉन है और लॉन बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी दूसरी साइड पे भी एक चर्च है जो कि अभी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा होगा। इन दोनों चर्चेस के मिडल में और स्टर्ट स्ट्रीट के मिड में मैं नेक्स्ट पब्लिक आर्ट वर्क पे पहुंच गया हूं जिसको कहते हैं सिनोटैफ। सिनोटैफ को जॉन शिमन ने बनाया था और इसका जो इफ्तिताह था ये 1949 में किया गया था, 24 नवंबर 1949 टू बी एग्जैक्ट। ये जो पब्लिक आर्ट वर्क है ये उन लोगों को सेलिब्रेट करता है, उन लोगों की सर्विसेज को सेलिब्रेट करता है जो कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 की में जिनकी डेथ हो चुकी थी। इस आर्ट वर्क का जो इफ्तिताह था यह गवर्नर सर डैलस ब्रुक्स ने किया था 24 नवंबर 1949 को। और इस सेरेमनी में तकरीबन 3000 to 4000 के करीब लोग मौजूद थे। तो अगर आप इसकी टॉप पे देखें तो एक मेटल की जो स्वॉर्ड है वो लटकी हुई है और इसके बॉटम में एक उसको कहेंगे बुके कहेंगे या क्या कहेंगे वो है और इसके नीचे लिखा है आवर ग्लोरियस डेड। सिनोटैफ के बिल्कुल पास ही एक और पब्लिक आर्ट वर्क है जो कि पब्लिक आर्ट वर्क नंबर 6 है और इसका नाम है, आर्ट वर्क का नाम है इटर्नल फ्लेम और इसको बनाया था पीटर ब्लिज़र्ड ने 1995 में। पीटर ब्लिज़र्ड बैलोराट के रिनाउंड स्कल्प्टर थे और ये स्कल्प्टर बनाया गया था वर्ल्ड वार 2 के एंड होने की खुशी में स्पेसिफिक रीजन में। और ये इसके जो बॉटम है उसके ऊपर कुछ डिटेल लिखी हुई हैं उन कॉन्फ्लिक्ट की जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया था। आर्ट वर्क की जो एक साइड है वो है गोल्डन, क्योंकि इसको इटर्नल फ्लेम का नाम दिया गया। तो अगर आप देखें कि आर्टिस्ट ने कितनी खूबसूरती से और कितनी रिजेम्बलेंस इसकी रियल फ्लेम के साथ की है कि ओके सो ये चर्च का क्लोज़अप है। इसके साथ साथ मैं वॉक करते करते एक और अपने नेक्स्ट आर्ट वर्क की तरफ पहुंच गया हूँ जो कि आर्ट वर्क है पीटर लेलौर का और इसको 1883 में बनाया गया था और इनको बनाया था थॉमस नेल्सन मैकलीन ने। जैसे कि आप इसको केयरफुली नोटिस करें तो आप देखेंगे कि इस जो पीटर लेलौर थे इनका एक हाथ नहीं है इस स्टैचू में, जो कि बिल्कुल उनकी रियल लाइफ से की मुनासबत से बनाया गया है, क्योंकि उनका जो एक जो आर्म था वो रिबेलियन यूरिका रिबेलियन जो एक फ़ाइट हुई थी ये गवर्नमेंट और जो माइनर्स हैं उनके बीच में, और उस फाइट में इनका एक बाजू जो था और हाथ जो था वो कट गया था। तो इसी मुनासबत से इस स्टैचू में भी वो नहीं नज़र आ रहा। बहुत ही खूबसूरत ये स्टैचू है और काफ़ी पुराना है। ये चारों साइडों के ऊपर ब्रॉन्ज प्लेक्स हैं और ब्रॉन्ज प्लेक्स के ऊपर जो है पीटर लेलौर की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई। ओके सो ये ब्रॉन्ज प्लेक है जो स्टैचू की एक साइड पर लगाया गया है। इसमें जैसे कि देखा जा सकता है कि यूरेका जो रिबेलियन है ये उसको बता रहे हैं और उसमें जो मेन फिगर हैं जो बताया गया आई थिंक सो ये पीटर लेलौर को दिखाया गया कि इस सेंटर में जो मेटल फिगर जो कि काफ़ी इम्बोस्ड है ये मुझे पीटर लेलौर की फिगर लगता है। पर कुछ लोगों के नाम लिखे गए हैं और ये बेसिकली वो लोग थे जो कि यूरिका स्टॉकेड की फ़ाइटिंग में उनकी डेथ हो गई थी दिसंबर 3, 1854। तो पीटर लेलौर ने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। इस ब्रॉन्ज प्लेक में उस सीन को कैप्चर किया गया है जब पीटर लेलौर विक्टोरियन पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। तो और बहुत हिस्टोरिकल फिगर थी जिन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था विक्टोरियन हिस्ट्री के अंदर। तो ये स्टैचू के साथ ही इनकी रियल पिक्चर दिखाई गई है और इनका नाम और कुछ हिस्ट्री बताई गई है।
सो पीटर लेलोर के मेमोरियल के बिल्कुल पास ही एक और मेमोरियल है जो कि डेडिकेट किया गया है उन आर्म फोर्सेस को जो कि डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट साउथ ईस्ट एशिया में और जैसे कि कोरियन वार जो कि 1950-53 में हुई गई थी, द मलियन एमरजेंसी जो 1950s एंड 60s में हुई थी, द बॉर्नियो अपराइजिंग 1962 एंड 1964 तक चली थी, और वियतनाम वार जो कि 1962 से 72 तक चली थी। तो बेसिकली ये उन सब फोर्सेस को जिन भी लोगों ने इसमें इन कॉन्फ्लिक्ट्स में ऑस्ट्रेलियन आर्म फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये उनको डेडिकेट किया गया। तो मॉन्यूमेंट थी और जो मेमोरियल था ये प्रेजेंट किया गया था बैलराट सिटी काउंसिल को फ्रॉम विक्टोरियन वियतनाम वेटरन्स कम्युनिटी इन द कमेमोरेशन ऑफ द 40th एनिवर्सरी ऑफ द बैटल ऑफ लॉन्ग टैन। तो मैं एक और मेमोरियल के पास हूँ जो कि वेटरन्स को डेडिकेट किया गया था। बेसिकली इस लिस्ट के जो आर्ट वॉक है उस लिस्ट में इसका कोई नंबर नहीं है। ये बैलराट डिस्ट्रिक्ट के उन लोगों को डेडिकेट किया गया है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर्स के अंदर और आर्म फोर्सेस का हिस्सा बने थे डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में, जैसे कि 1951 में, 1959 में, 1965 में और 1972 में। तो जो नेक्स्ट मेमोरियल है, जो आर्ट वर्क है, ये डेडिकेट किया गया है एल्बर्ट कूट्स को, और इसको बनाया था लुइस लोमैन ने, इनका स्कल्पचर। तो बेसिकली जो एल्बर्ट कूट्स है ये लीडिंग सर्जन और एकेडमिक्स थे, और ये 1895 में पैदा हुए थे और 1977 में इनकी डेथ हुई थी। एल्बर्ट कूट्स बैलराट में रहते थे और उनके 7 बहन भाई थे। 11 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और एक बुचर शॉप पर काम करते थे, और उसके बाद शाम को वो एज अ बुक पॉइंटर काम करते थे और अपनी वेजेस के साथ अपनी फैमिली की हेल्प करते थे। जब एल्बर्ट कूट्स बड़े हुए थे तो वो एक्टिवली चर्च के में जाया करते थे, नाइट स्कूल को अटेंड किया करते थे ताकि अपनी वो एजुकेशन को आगे बढ़ा सके। अपनी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद तो उन्होंने 19 अगस्त 1914 को अपना नाम एलिस्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सर्व करने के लिए। जर्मन, फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज को लर्न किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई और उसके बाद उनको एज अ स्ट्रेचर बेयरर गैलीपली में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और उसके बाद उनको फ्रांस भेज दिया गया था, फ्रांस में ट्रेंचेस को हेल्प आउट करने के लिए। क्योंकि उनकी लैंग्वेज अच्छी थी इसलिए उनको इंटेलिजेंट कॉर्प्स में उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने स्पेयर टाइम होता था वो मेडिकल सब्जेक्ट्स की स्टडीज़ करते थे ताकि वो अपने मेडिकल करियर को दोबारा बढ़ा सकें। 1924 में वो एक डॉक्टर बन चुके थे और बहुत ही उन्होंने हाई मार्क्स के साथ अपनी डिग्री को कंप्लीट किया था, और उसके बाद उनको एज एक्टिंग प्रोफेसर और लेक्चरर की जॉब मिल चुकी थी 1925 में, और उनको एज ए सर्जन अपॉइंट हो गए थे एट द मेलबर्न हॉस्पिटल। उसके अलावा जब सेकंड वर्ल्ड वॉर आई तो 1939 में जब वो अपने करियर की पीक में थे तो उन्होंने दोबारा अपना नाम सेकंड वर्ल्ड वॉर में एनलिस्ट करवाया, और उसके बाद उन्होंने समोट्रा में कुछ काम किया था और वहाँ पे उन्होंने टेम्परेरी एड काम किया था। उसके बाद उनको ऑर्डर किया गया कि वो सीलोन के शिप में चले जाएं, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उनके पास 1941 में सीनियर सर्जन अपॉइंट हो चुके थे ऑस्ट्रेलियन जनरल हॉस्पिटल में मलाया में। उसके बाद उनको ऑर्डर किया गया कि वो कपूर को छोड़े, लेकिन उनका जो शिप था वो सिंक हो गया। काफ़ी इंजर्ड लोग थे और वो उनको जापानीज आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। थाई बर्मा रेलवे की जो प्रिजन थी उसमें मेडिकली लुक आफ्टर की काफ़ी जो प्रिजनर थे उनको बचाया, और उनकी सर्जिकल स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स की वजह से एक इंस्पिरेशन थे बाकी अपने लोगों के लिए। बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी थे और उन्होंने कभी इन चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया कि उन्होंने कितने लोगों की जान बचाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया वॉर क्राइम्स ट्रायल्स में 1946 में, और जापानीज़ पीस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1951 में। जो नेक्स्ट पब्लिक आर्ट वर्क है उसको कहते हैं क्वीन अलेक्जेंड्रा बैंड स्टैंड। इस तरह के 2 बैंड स्टैंड बैलराट में मौजूद हैं, और ये 1908 में बिल्ड किया गया था, और ये हेरिटेज लिस्टेड एक स्ट्रक्चर है, और बेसिकली ये म्यूज़िक आर्टिस्ट के लिए बनाया गया था कि यहाँ पे वो बैठते थे और परफॉर्म करते थे। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक पॉलीगोनल स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर एक मोरिश डोम है जो कि उस वक्त में रशियन और या मोरिश कंस्ट्रक्शन स्टाइल के साथ रिजेम्बलेंस रखता है। ये बहुत ही खूबसूरत और एक वेल मेंटेन क्रिएटिव स्ट्रक्चर है जिसका नाम किंग एडवर्ड 7th की वाइफ अलेक्जेंड्रा के नाम पे रखा गया है। स्ट्रट स्ट्रीट की दोनों साइडों के ऊपर काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, तो खाने की बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पर। इस आर्ट वॉक के साथ साथ उन्होंने सिटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ हुआ है। इस वक्त मैं थोड़े से वॉक करके और वीडियोस बना के
थोड़ा सा थक गया हूँ, तो एक बहुत ही खूबसूरत इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे। ओके, अब हो गया है काफ़ी आराम और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्ट वर्क की तरफ। ये जो मेमोरियल है ये है हैरल्ड पॉम्पी एलियट का, जिसको लुइस लोमेन ने बनाया था 2011 में, और ये वही आर्टिस्ट है जिन्होंने एल्बर्ट कूट्स का कुछ स्टैचू भी बनाया था। हैरल्ड पॉम्पी एलियट के बारे में, इनका पूरा नाम था हैरल्ड एडवर्ड पॉम्पी एलियट, और ये कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये सोल्जर थे, क्योंकि ये आर्मी से और सोल्जर्स और वॉर से बहुत इंस्पायर्ड थे। इनकी स्कूलिंग बैलारेट में हुई थी, और इनका जो स्कल्पचर है ये बहुत ही डिटेल है। इसमें उस वक्त के आर्म फोर्सेस के जो लोग यूनिफॉर्म पहना करते थे उसकी सारी डिटेल्स इसमें मौजूद हैं, और इसके अलावा जो वो गियर यूज़ करते थे वो भी सारा गियर इस स्कल्पचर पे मौजूद है, और इसकी डिटेल लेवल बहुत ही ज़्यादा है। इवन जो शूज़ हैं वो बिल्कुल इसके रियल लग रहे थे। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि इनकी बैक और साइड्स के ऊपर डिफरेंट ब्रॉन्ज प्लेक्स लगे हुए हैं, और इन ब्रॉन्ज प्लेक्स के ऊपर इनकी लाइफ हिस्ट्री के डिफरेंट चैप्टर्स की डिटेल्स हैं। सो काफ़ी ये इंफॉर्मेटिव है। सो पॉम्पी एलियट की जो मेमोरियल है उसके बिल्कुल बैक साइड पे एक और मेमोरियल है, जो कि बड़ा ही सिंपलिस्टिक टाइप ऑफ मेमोरियल बनाया गया, जो कि डेडिकेटेड था विलियम डंस्टन वीसी मेमोरियल इसका नाम है। और जो विलियम डंस्टन थे 1895 से 1957 तक इनका लाइफ स्पैन था, और ये बहुत ही एक बहादुर आर्मी पर्सनल थे। ये जो मेमोरियल है ये ब्लू स्टोन और ग्रेनाइट की शीट से बनाया गया था, और ये बैलारेट में बॉर्न हुए थे विलियम डंस्टन, और इन्होंने गैलीपली की जो वॉर थी उसमें बहुत डेयरिंगली और बहुत ब्रेवली इन्होंने फ़ाइट किया था, और इनका जो यूनिट था उन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया था एक पोस्ट को। हालांकि ये बहुत इंजर्ड थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस पोस्ट को डिफेंड किया था। ये 10 लोग थे, और इन 10 लोगों में से सिर्फ ये और इनका एक दोस्त जो थे वो बचे थे, और इन्होंने इस ट्रेंच को जो कि इनको नॉमिनेट की गई थी उसका ख्याल रखने के लिए, उसकी गार्ड करने के लिए, तो उन्होंने उसको किया था। 10 में लोगों में से सिर्फ 2 लोग बचे थे, और ये सख्त इंजर्ड थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया, और इनकी इन सर्विसेज की वजह से इनको विक्टोरियन क्रॉस भी अवार्ड किया गया था। इन द मेमोरी ऑफ विलियम डंस्टन वीसी बोर्न बैलोरेट विक्टोरियन क्रॉस फॉर वैलोर इन 1915। इस ब्रॉन्ज प्ले के ऊपर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, जो किस तरीके से इन्होंने उस पोस्ट को डिफेंड किया था डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड। और उसके ऊपर इनका ऑस्ट्रेलियन इंपीरियल फोर्सेस का जो एम्बलम था वो भी लगाया हुआ है। और इसके साथ ही स्टर्ट स्ट्रीट पब्लिक आर्ट वॉक के पार्ट 1 का एंड होता है। इसमें हमने 12 आर्ट वर्क्स जो हैं वो कवर किए हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2।